गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप लोग? मैं हिदायत और आप देख रहे हो मेडिकस बायोलॉजी। तो आज जो हम बात करने वाले हैं सेल के बारे में बात करने वाले हैं और ये जानेंगे कि सेल क्या होता है। तो आज सेल के बारे में बात करेंगे। तो सेल को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम सेल के बारे में जानते हैं कि सेल क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं सेल क्या होता है। आप जानते हैं हमारी जो एक घर की यूनिट होती है वो ईंट होती है। ईंट घर की जो यूनिट होती है वो ईंट होती है। यानी किसी का भी घर हो, चाहे वो मुकेश अंबानी का घर हो, मोदी जी का घर हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर का घर हो, या हमारा घर हो, या आपका घर हो, वो ईंट से बना होता है। इसी तरीके से हमारी जो लिविंग थिंग्स होती है, यानी चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी हो, किसी भी प्रकार की लिविंग थिंग्स हो, वो सेल से बनी होती है। यानी यूनिट जो होती है, हमारी लिविंग थिंग्स की जो यूनिट होती है वो सेल होती है। तो हम इतना जान ले, जो एक तरीके से ये सेल जो होती है वो लिविंग थिंग्स की यूनिट होती है। यानी इसे ये कह सकते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। तो ये जो होता है लिविंग थिंग्स की एक यूनिट होती है और ये सबसे छोटी यूनिट होती है। ऑर्गेन्स नहीं होती है, यूनिट होती है। तो ये जो होती है सबसे छोटी यूनिट है। तो हम जो आज जो जानेंगे वो एनिमल सेल के बारे में जानेंगे कि एनिमल सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है और किसका क्या वर्क होता है और कैसे वर्क करता है और क्या कितने ऑर्गेनल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। तो आज जो बेसिकली पढ़ेंगे हम सेल के बारे में पढ़ेंगे और सेल के अंदर कितने ऑर्गेनल्स होते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जानते हैं कि सेल के स्टडी को क्या कहते हैं और सेल का जो टेक्निकल नेम होता है वो क्या होता है, और सारी चीजें सेल के बारे में जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो अब हम जानते हैं इसका जो बायोलॉजिकल नेम क्या होता है और सेल क्या होता है, अब ये जानते हैं। तो अगर मैं इसके बायोलॉजिकल नेम की बात करूँ तो इसका जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो साइटो होता है। साइटो साइटो साइको नहीं, साइटो। साइको मीन्स पागल होता है। तो इसका जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो साइटो होता है और इसकी जो स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी यानी साइटोलॉजी हम उसे कहते हैं जिसके अंदर हम सेल की स्टडी करते हैं, कोशिका की स्टडी करते हैं, उसे ही हम साइटोलॉजी कहते हैं। तो इसका जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो साइटो, और वैसे जो ग्रामीण इंग्लिश नेम करें तो आप सेल कह सकते हो, सेल होता है। तो ये क्या था, साइटो। तो अगर मैं बात करूं इसकी खोज किसे, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कैसे कहते हैं, क्योंकि हम साइटोलॉजी तो नहीं कह सकते फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहेंगे। फादर ऑफ, वैसे फादर ऑफ साइटोलॉजी भी है बट हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेल को जो पढ़ते हैं वो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, क्योंकि सेल जो है उस माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम किस चीज को पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी यानी माइक्रो मीन्स जो होता है वो माइक्रो होता है, जो सूक्ष्म, हम अपनी नेक्ट आंखों से नहीं देख सकते, हम माइक्रो कहते हैं। बायो यानी लिविंग थिंग्स एंड लॉजी स्टडी, तो जिसके अंदर हम सूक्ष्म जीव की स्टडी करते हैं उसे हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो हमारा जो सेल होता है, यानी जो सेल हमारी जो बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है सेल, तो सेल को भी हम अपने नेक्ड आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसलिए इसकी जो स्टडी की जाती है वो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ही की जाती है। और माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर हैं, माइक्रोबायोलॉजी के फादर हम एंटोनी वॉन लिविनहुक को कहते हैं। एंटोनी वॉन लिविनहुक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। लिविनहुक को, लिविनहुक यानी लिविनहुक को हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। यानी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के जो कहते हैं वो लिविनहुक को कहते हैं। लिविनहुक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो लिविनहुक की बात क्यों कर रहे हैं, इसलिए हम लिविनहुक की बात कर रहे हैं क्योंकि लिविनहुक ने जो देखा था, जो सबसे पहले लिविनहुक ने जो हमारी जिंदा सेल होती है, यानी जो कहे तो लिविंग सेल जो होती है, लिविंग सेल को सबसे पहले लिविनहुक साहब ने देखा था। लिविनहुक नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले माइक्रो सेल की जो सेल जो लिविंग होती है उसको देखा था, इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। और अगर बात करें कि सेल को सबसे पहले किसने देखा था, तो सेल को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी, रॉबर्ट हुक ने देखा था सेल को। रॉबर्ट हुक
यानी रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को देखा था। लिविंग हुक ने क्या किया था, लिविंग सेल को देखा था और इसके पास खुद का माइक्रोस्कोप था। यानी माइक्रोस्कोप उसे कहते हैं जिसके अंदर हम उस चीज को देखते हैं जो अपनी नेक्ड आंखों से नहीं देख सकते, उससे उस चीजों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। और माइक्रोस्कोप इस लिविंग हुक के पास खुद का माइक्रोस्कोप था और खुद के माइक्रोस्कोप से इन्होंने लिविंग सेल को देखा था। तो ये रहा हमारा जो सबसे पहले जो देखा था वो रॉबर्ट हुक ने देखा था और उसके बाद जो देखा था जिंदा सेल को लिविंग हुक ने देखा था। तो ये था हमारा ये। अगर मैं बात करूं जो सेल क्या होता है तो हमने ये जान लिया और ये भी जाना जो सबसे पहले लिविंग हुक ने देखा, रॉबर्ट हुक ने देखा और उसके बाद जो देखा वो लिविंग हुक ने देखा और जो माइक्रोबायोलॉजी के फादर कहते हैं उससे हम लिविंग हुक को कहते हैं। तो हमने ये जाना। तो अब हम बात करते हैं जो सबसे बड़ी सेल किसके अंदर होती है और सबसे छोटी सेल किसके अंदर होती है। अगर मैं सबसे बड़ी सेल की बात करूं तो सबसे बड़ी जो सेल होती है शुतुरमुर्ग के अंदर सबसे बड़ी सेल होती है और सबसे छोटी सेल जो होती है माइकोप्लाज्मा की सबसे छोटी सेल होती है। माइकोप्लाज्मा की सबसे छोटी सेल होती है और सबसे बड़ी सेल जो होती है वो शुतुरमुर्ग की होती है। अगर मैं बात करूं जो सेल डिवीजन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है तो सेल डिवीजन जो होता है हमारी जो लीवर की सेल होती है, लीवर की सेल के में लीवर में सबसे ज्यादा सेल डिवीजन होता है और हमारी जो न्यूरॉन होती है यानी मस्तिष्क की जो सेल होती है उसके अंदर सबसे कम होता है, सबसे कम नहीं, वहां पे डिवीजन होता ही नहीं है। तो ये हमारा था सेल। तो सेल को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो सेल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं और सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं और उसका क्या काम होता है देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं सेल के स्ट्रक्चर की कि सेल के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं और सेल के ऊपर जो लेयर होते हैं कौन से लेयर होते हैं उसे क्या कहते हैं और इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं। तो ये जो सबसे बड़ा ऊपर वाला होता है इसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, इससे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हो। तो इसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो आप कह सकते हो प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है, ये दोनों में होता है। बट प्लांट में जो होता है वो सेल वॉल हो जाता है, ऊपर से एक ऐसी लेयर होती है जो सेल वॉल उसे कहते हैं। ये सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अंतर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। तो हम बात कर रहे हैं सेल वॉल की यानी सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है और ये क्या करता है, इन्हें पता होता है कि हमें इस वाटर को लेना है, O2 को लेना है, CO2 को भेजना है। तो ये वैसे ही पदार्थ को आने जाने देता है जिसे ये समझता है जो इसकी जरूरत है और इसको भेजना है, इसको लेना। तो ये एक प्रकार से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। ये जो होता है हमारी सेल को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। ये जो होता है हमारी सेल को सेफ्टी प्रोवाइड करता है और ये जितनी भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होता है ये उसे एब्जॉर्ब करता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन का काम होता है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना होता है। तो ये हमारा था सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर मैं बात करता हूँ उसके बाद न्यूक्लियस, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस क्या होता है, यानी न्यूक्लियस जो होता है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं सेल का गार्जियन होता है। कहते हैं ना गार्जियन, हमारा ये गार्जियन होता है। तो गार्जियन का क्या मतलब, सारा कंट्रोल जो है हमारे घर का इसके ऊपर है। कहते हैं ना सेल जितना भी कंट्रोल है इसके ऊपर है। तो घर का जो कंट्रोल होता है वो गार्जियन के ऊपर होता है। उसी तरीके से ये जो सेल के अंदर जो जितने ऑर्गेनल्स है सारे का जो कंट्रोल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। यानी न्यूक्लियस के पास पावर होता है। न्यूक्लियस को एक तरीके से कहें तो गार्जियन के नाम से भी जानते हैं न्यूक्लियस के। तो ये जो होता है एक तरीके से सेल का ब्रेन होता है। यानी सेल का ब्रेन कहे तो सेल का ब्रेन हम न्यूक्लियस को भी कहते हैं। तो न्यूक्लियस क्या होता है, तो न्यूक्लियस क्या होता है तो न्यूक्लियस को जानते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं उसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये जो है छोटे वाले इसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये छोटा सा होता है उसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। और ये जो है इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं।
इसे तो हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म, इसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और जो सेल के अंदर होते हैं उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और जो दोनों को मिला के कहे तो हम कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्म, यानी जो दोनों को मिला के कहे, इसके अंदर दोनों के अंदर मिला के प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो हम जान रहे थे सेल को, सॉरी न्यूक्लियस को। हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस भी जो होता है एक तरीके से हमने कह दिया, जो न्यूक्लियस जो होता है ब्रेन होता है, सेल का जो ब्रेन होता है न्यूक्लियस होता है। और इसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट थे। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में सेल को, न्यूक्लियस को सबसे पहले देखा था। न्यूक्लियस भी जो होता है एक तरीके से न्यूक्लियस के जो मेम्ब्रेन होते हैं वो भी सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं। ये जो आप देख रहे हो न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन, वो भी सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होता है। और ये भी जो एक तरीके से इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होते हैं, साइटोप्लाज्म से सेफ्टी होते हैं, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं जा पाते हैं, और इस ये एक तरीके से अलग रहते हैं। अगर मैं बात करूं, ये जो होते हैं वो इसे जो देख रहे हो ये, तो ये जो होता है वो क्रोमेटिन होता है। यानी क्रोमेटिन किसे कहते हैं, तो ये छोटे छोटे जो होते हैं वो क्रोमेटिन होते हैं। और क्रोमेटिन जो गाढ़ा हो गया, एक तो कुछ दिन बाद गाढ़ा होता है, और गाढ़ा होकर ये क्रोमोजोम बन जाता है। और क्रोमोजोम जो होता है उसे ही हम, क्रोमोजोम के ही कारण जो होता है, क्रोमोजोम से ही हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी बनती है। क्रोमोजोम का ही एक अहम रोल होता है, जिससे आप कह सकते हो, जो कहते हो 24 पेयर्स क्रोमोजोम्स कहते हैं हम, जो क्रोमोजोम्स के कारण ही जो हमारी जेंडर होती है, जेंडर में फर्क आ जाती है, तो ये क्रोमोजोम का निर्माण करता है। यानी क्रोमेटिन जो होती है, क्रोमेटिन जो बने होते हैं वो डीएनए एंड प्रोटीन से बने होते हैं, डीएनए एंड प्रोटीन से बने होते हैं। और फिर ये कुछ दिन बाद क्या होते हैं, गाढ़े होते हैं, और गाढ़े होके एक क्रोमोजोम का निर्माण करती है। क्रोमोजोम जो होती है हमारी ह्यूमन बॉडी में वो 23 पेयर्स होती है। और जो एक 24 आप कह सकते हो क्रोमोजोम जो होता है, जैसे 40 प्लस 2, तो मेल में जो होता है वो मेल में XY होता है, एंड फीमेल में जो होता है वो XX होता है। तो इस टाइप से होता है। तो अगली वीडियो में हम क्रोमोजोम्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो न्यूक्लियस को पढ़ रहे हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है। तो हमने न्यूक्लियस के बारे में जाना, ये जो होता है क्रोमेटिन होता है, ये न्यूक्लियोलस होता है, एंड ये जो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं। तो जैसे साइटोप्लाज्म होते हैं उसी तरीके से इसके अंदर एक प्रकार से न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं, तो इसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो हम जानते हैं इसके से जो जुड़े हुए हैं इसे हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं उस पर एक तरीके से वसा लिपिड्स जो होते हैं उसका फॉर्मेशन होता है। एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रोटीन्स नहीं, राइबोसोम्स जो होते हैं वो चिपके हुए होते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं वो, ये अलग से राइबोसोम्स को दिखाया गया, राइबोसोम्स। तो ये राइबोसोम्स प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। राइबोसोम्स जो होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, इसलिए हम इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम्स को हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, इसलिए क्योंकि ये जो होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। और ये जो होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपके हुए होते हैं। तो ये हमारा था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो इसके साइड से है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक तरीके से पाइप नुमा एक झिल्ली होती है, ट्यूब होती है, जिसके ऊपर ये चिपके हुए होते हैं। ये हो गया हमारा। अगर मैं बात करूं तो ये माइटोकॉन्ड्रिया आप कहाँ पे दिखाऊं मैं आपको, माइटोकॉन्ड्रिया ये है जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम एक तरीके से कहो तो एनर्जी का ये होता है ना, सोर्स कह लो आप, पावर ऑफ एनर्जी कह लो आप। तो ये एनर्जी का पावर होता है। तो इसी के माइटोकॉन्ड्रिया से ही हम एनर्जी लेते हैं। ये क्या करता है, हमारी जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, स्टोर्ड को क्या करती है, वो काइनेटिक एनर्जी में बदल देती है, और हमारी सेल को एक तरीके से ऊर्जा प्रदान करती है, और हमें एक्टिव रखने में हेल्प करती है। इसलिए इसे पावर ऑफ एनर्जी भी कह सकते हो आप, पावर ऑफ एनर्जी कह सकते हो, यू कैन से पावर ऑफ एनर्जी। तो ये जो होती है
माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का ये वर्क होता है। अगर मैं बात करूं तो ये लाइसोसोम है। पहले हम सेंट्रोसोम की बात करते हैं। सेंट्रोसोम जो होता है, सेंट्रोसोम से ही जो एक न्यूक्लियस होते हैं, सॉरी एक सेल्स दो से सेल में डिवाइड हो जाते हैं। यानी सेल डिवीजन जो होता है, सेल डिवीजन में जो सबसे अहम रोल होता है वो सेंट्रोसोम का ही होता है। और सेंट्रोसोम के कारण ही एक सेल से दो सेल्स का निर्माण हो जाता है, वो सेंट्रोसोम से ही होता है। तो ये हम जो बात कर रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया से हम बात करते हैं ये जो गोल्जी एपरेटस होते हैं। तो गोल्जी एपरेटस का क्या काम होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो काम करती है, माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी बनाती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी तो हमारी पूरी बॉडी में बनाती है। बट ये जो गोल्जी एपरेटस होता है वो क्या करता है, जैसे हमारी जो लेग है, तो लेग में ज्यादा एनर्जी बन रहा है, हमारी लेग बड़ी है, बट ज्यादा हमें अभी एनर्जी कहाँ पे जरूरत है, हमारी टंग को जरूरत है। बट हमारी टंग उतनी ही एनर्जी बना रही है जितनी यहाँ पे कैपेसिटी है। तो ये क्या करती है गोल्जी एपरेटस, जो हमारी जो एनर्जी है, एनर्जी को यहाँ तक लाके देता है और वर्क करने में हेल्प करता है। तो ये जो होता है एनर्जी का ट्रांसमिशन का काम होता है। गोल्जी एपरेटस का जो काम होता है एनर्जी का ट्रांसमिशन का काम होता है, तो ये गोल्जी एपरेटस का काम होता है। तो गोल्जी एपरेटस ये था। अगर मैं बात करूँ तो ये इससे लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम का क्या काम होता है, जब हमारी सेल जो होती है, यानी सेल की जो लाइफ स्पेन होती है, लाइफ स्पेन के बाद जो सेल्स होती है वो मर जाती है। सेल मरने के बाद क्या होता है, जो सेल के अंदर कुछ होता नहीं है, तो सेल क्या, फिर लाइसोसोम क्या करती है, लाइसोसोम एक प्रकार का केमिकल रिलीज करती है और पूरे सेल को खत्म कर देती है। फिर हाँ, सेल को जो खत्म करती है, तो आप एक चीज और याद रखो, जो सेल पुराने सेल से ही न्यू सेल का निर्माण होता है, पुराने सेल से ही न्यू सेल का निर्माण होता है, तो ये पूरे सेल्स को खत्म कर देती है। तो ये लाइसोसोम का ये काम होता है। लाइसोसोम भी कंट्रोल करके रखता है, कंट्रोल नहीं लेकिन लाइसोसोम का भी बहुत अहम रोल होता है हमारी सेल के अंदर। तो ये लाइसोसोम था। ये माइटोकॉन्ड्रिया भी हो गया, राइबोसोम्स भी हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस एंड गोल्जी एपरेटस। ये साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं? साइटोप्लाज्म जो होता है वो एक तरीके से लिक्विड फॉर्म में होता है हमारे सेल के अंदर। और ये जो होती है 80, आप कहो तो 80% कह सकते हो आप। ये जो लाइसोसोम होते हैं आप 80% कह सकते हो, या 75%, 70 to 80% होते हैं साइटोप्लाज्म। ये जो साइटोप्लाज्म होते हैं, इसका तो सबसे अहम जो काम होता है वो ये होता है, जो हमारी जितनी भी ऑर्गेनल्स है सारे को एक तरीके से मेंटेन करके रखना, और किसी में कोई भी एक तरीके से टच नहीं करता, और सब अलग एक सेपरेट रहता है। तो ये कह सकते हो साइटोप्लाज्म इसका काम करती है। तो ये था हमारा सेल। तो सेल के अंदर जो बेसिकली इतने ही थे, जो आज जो हम पढ़ रहे थे वो एनिमल सेल पढ़ रहे थे, और एनिमल सेल में इतने ही थे। तो अगली वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे, और जानेंगे कि प्लांट सेल में कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं और किसका क्या काम होता है। उसके बाद फिर डिफरेंस जानेंगे दोनों के अंदर अगली वीडियो में, जो डिफरेंस क्या होता है। तो आज का जो हमारा वीडियो था वो सेल के बारे में था। सेल क्या होता है, यानी कोशिका क्या होता है, और हमने ये जाना इसके अंदर क्या होता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।